हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांडे एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित की, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी। उसी के आगे चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को मैं पिक करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि कोई भी संख्या भाज्य संख्या क्यों होती है या कब होती है। तो आपको मैंने डेफिनेशन इसकी बताई थी भाज्य संख्याओं की, कि ऐसी संख्या, भाज्य संख्याओं के बारे में हमने आपको पहले भी बता रखा है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जो 2 से, या जो स्वयं के अलावा, ऐसा आप कह दीजिए ज़्यादा बेटर है, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती है। ठीक है, कोई भी संख्या भाज्य संख्या तब कहलाएगी जिसके या जो संख्या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब हम एक हाई लेवल की डेफिनेशन इसकी जान लेते हैं। किसी संख्या को हम भाज्य संख्या तब बोलेंगे, डेफिनेशन सुनिएगा, ये मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, अच्छी डेफिनेशन है और आप सभी को इस डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसी को मैं दूसरे शब्दों में कहने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनके ऐसा आप कह लीजिए, जिनके एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ, या आप ऐसे कह लीजिए अन्य गुणनखंड हों। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता चल रहा हूँ, गुणनखंड हों। जैसे आप सब लोग जानते हो 6 भाज्य संख्या है, तो 6 का गुणनखंड निकालोगे, जिनके एक के अलावा अन्य, आप एक शब्द और यहाँ लगा दो, अभाज्य गुणनखंड हो। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन याद रखना, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके एक के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड हों। अब 6 को देखिए तो 2 से भी काट सकते हैं, 2 तिहाई 6, 3 से भी काट सकते हैं, यानी 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और हम चाहें तो अपनी सुविधा के लिए गुणे 1 भी लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें एक के अलावा अन्य भी गुणनखंड उपस्थित हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक अभाज्य संख्या ले रहा हूँ। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 19 है। 19 को आप देखिए तो ये किससे कटेगा, 19 ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ये केवल 19 से कटेगा, तो आपको 1 मिलेगा। यानी 19 का भाज्य गुणनखंड आप निकालोगे तो आएगा 19 गुणे 1। यानी कहने का क्या मतलब है कि 19 के अलावा सिर्फ एक ही इसका एक गुणनखंड आ रहा है, अन्य संख्याएं इसके गुणनखंड में नहीं आ रही हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि इसके गुणनखंड में केवल एक ही आ रहा है, संख्या 1 जो है वो इसके गुणनखंड में आ रही है, अन्य संख्याएं इसके गुणनखंड में नहीं आ रही हैं। तो इसको हम कौन सी संख्याएं बोलते हैं, अभाज्य संख्या। एक और एग्जांपल आप देखिए, मैंने ले लिया, जैसे बड़ी संख्या कोई ले ली, 592 ले लिया। इसको आप देखिए काट सकते हैं, 2 दूनाई 4, 1 5 और 19 हो गया, 2 9 18, 1 19, 2 6 12। ठीक है, फिर से 2 दूनाई 4, 1 5, 2 9 18, 1 19, 2 6 12। फिर से 2 से काट सकते हैं, 2 1 2, 2 चौके 8 1 9, 2 8 16। फिर से 2 से आप काट सकते हैं, 2 7 14, 2 चौके 8। फिर से 2 काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 1 7, 2 7 14। अब 2 से नहीं कटेगा, 37 से कटेगा। तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 592 का 2 गुणे 2। ठीक है, 592 का आप अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 37। अब आप देख रहे हैं इसमें एक के अलावा एक तो हम अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि एक से गुणा करने के बाद तो हमको वही संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी, अन्य भाज्य गुणनखंड भी आ रहे हैं, तो हम इसको कौन सी संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। आप डेफिनीशन बहुत आराम से और बहुत डेडिकेट होकर सुनिएगा। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके
एक के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड हों। ये डेफिनेशन बड़ी कारगर है। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन में आपको देखिए, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरा आप लगाएंगे। पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन कोई भी एक उठा ले रहा हूँ। चलिए हम पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं, सॉल्यूशन इसका देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए तो है क्या क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है 7 × 11 × 13 + 13। चेक करते हैं कि क्या इसके एक के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड हैं। अगर इसके एक के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड होंगे तो ये कौन सी संख्या होगी? आंसर है ये भाज्य संख्या होगी। ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं। चेक करने का तरीका देखिए, बराबर यहाँ पर आप देखिए बीच में प्लस लगा है, यहाँ भी सब गुणे में लिखी गई हैं संख्या, और इधर बाद में 13 लिखा गया है, बीच में लगा है प्लस। तो आप 13 को दोनों में कॉमन कर सकते हो। 13 को आप कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 7 × 11 + 1। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 13 × 11 = 77 + 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 13 × 78। यानी ये जो संख्या थी 7 × 11 × 13 + 13, इसका गुणनखंड मैंने ऐसा लिख दिया, 13 × 78 लिख सकता हूँ। आप चेक कर सकते हैं, इसको गुणा करके 13 उसमें जोड़िएगा तो आप 13 × 78 गुणा करिएगा तो दोनों का आंसर सेम पाइएगा। क्या समझ में आया यहाँ पर? यहाँ पर समझ में आया कि 7 × 11 × 13 + 13 में एक के अलावा, इसमें हम एक से गुणा कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। एक के अलावा अन्य 2 अभाज्य गुणनखंड है। इसका क्या मतलब है? ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। क्योंकि भाज्य संख्या की डिफिनीशन हमने क्या बताई थी? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके एक के अलावा अन्य भाज्य गुणनखंड हों। आप देख रहे हैं इनमें एक के अलावा अन्य भाज्य गुणनखंड है 13 और 78। तो ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। यहाँ आप लिख दीजिएगा, चूँकि 7 × 11 × 13 + 13 में एक के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो प्रूफ हो गया ना, हमको यही प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। आपका आंसर इतने में आ जाएगा। ठीक है ना। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की थोड़ा हिंट आपको दे देता हूं और आप खुद लगाइएगा। सेकंड पार्ट इसका अगर मैं बात करूं, दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब आप इसमें क्या करिएगा? देखिए 5 यहाँ भी है, प्लस के बाद भी 5 है, 5 को कॉमन करिएगा, फैक्टर बनाइएगा, तो आप सेम चीज़ें यहाँ भी देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को जब आप पूरा हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें भी एक के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड आपको मिलेंगे, तो आप बोल दोगे ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो ये सभी के लिए होमवर्क होगा और आप सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ग्रुप में शेयर करिएगा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की मतलब प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 आप देखेंगे NCERT 1.2 चैप्टर का 1.2 अभ्यास का प्रश्न संख्या 7 देखेंगे तो उसमें कहा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? सपोज कर लीजिए ये कोई एक सर्किल है, ये कोई एक वृत्ताकार पथ है जिस पर वो दौड़ रहे हैं। ये प्रारंभिक स्थान है, आप कह सकते हो ये कौन सा स्थान है? प्रारंभिक स्थान है। यहीं पर सोनिया भी हैं, यहीं पर रवि भी हैं, दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और सपोज करिए इस डायरेक्शन में, जैसा एंगल मैंने यहाँ पर दिखा रखा है एरो के मदद से, इस डायरेक्शन में वो दौड़ना शुरू करते हैं। दोनों एक साथ एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। तो हमको ये बताना है कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसको आप लगाइएगा कैसे। ऐसे प्रश्न को हल करते समय आप दोनों सोनिया के द्वारा भी जितने मिनट लगते हैं और रवि के द्वारा भी जितने मिनट लगते हैं, आप दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। दोनों का जो एलसीएम होगा वही दोनों के द्वारा दोनों उतने मिनट बाद या पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सोनिया को कितना समय लगता है। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। 18 मिनट
लगता है। ठीक है, यहाँ मैं पूरा लिख रहा हूँ, वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में, चक्कर लगाने का मतलब एक चक्कर लगाने में। ठीक, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को कितना मिनट लगता है? रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, यदि या जैसा प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है, तो वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर एलसीएम ऑफ 18 और 12 के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जितना एलसीएम आएगा उतने मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 दूनाई 2 तिहाई 6 और तिया 18। ठीक है, और ऐसे 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो आप देख लीजिए ऐसा गुणनखंड कौन है, 1 2 यहाँ पर भी है, 1 2 यहाँ पर भी है, तो 1 2 हो गया। 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, तो 1 3 हो गया। और कोई संख्या जो दोनों में कॉमन हो? आंसर है नहीं। तो जो सर्व उभय, अब एलसीएम क्या होगा, इसलिए एलसीएम किसका ऑफ 18 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, जो सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको आप लिखिए 2 गुणे 3। इसके अलावा दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड में जो संख्याएं बची हुई उसको लिख लीजिए। इसमें 3 बचा, इसमें 2, तो यहाँ गुणे 3 गुणे 2 गुणा कराइएगा, तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18 और 18 दुनाई 36 मिनट। अतः कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अतः आपका आंसर हो जाएगा, अतः 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कितने मिनट बाद? आंसर है 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा। और मोस्टली आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी बहुत मिलेंगे। जब आप किसी कंपटीशन की तैयारियां करेंगे तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, तो आप याद रखना, हमेशा जब घड़ी की सुइयों संबंधित प्रश्न भी आपको मिलता है कि ये दोनों सुइयाँ कब पुनः एक दूसरे कोई किसी एक स्थान पर मिलेंगी, तब भी आप कैसे क्या लगाएंगे, जो भी आपको मिनट या सेकंड में दिया होगा उसका एलसीएम लेके फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको जनरली फिजिकली समझा दे रहा हूँ। देखिए फिजिकली तरीका क्या होगा, आप समझ जाइए कि क्यों हमने एलसीएम ही निकाला। ठीक है, कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे सर एलसीएम ही क्यों, एचसीएफ हम निकाल सकते थे। तो आंसर उसका सुनिए, क्यों हमने एलसीएम निकाला। सपोज कर लीजिए कि ये वो वृत्ताकार पथ है, ये वो वृत्ताकार पथ है जहाँ उन लोगों को दौड़ना है। ठीक है, सोनिया को मैंने एस अक्षर से लिख दिया। सोनिया को कितना मिनट लगता है, तो सोनिया को के बारे में आप लोगों ने देखा, सोनिया को 18 मिनट लगता है। और रवि की बात कर लें तो रवि को मैंने आर से दिखा दिया, रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये वो वृत्ताकार पथ है और सपोज करो मैंने इसको ऐसे 3 भागों में बांट लिया। एक भाग यहाँ से यहाँ तक एक भाग हो गया, ये वाला भाग, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग हो गया, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा भाग। ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया। ठीक है, अब सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक चलने में मान लीजिए 6 मिनट लगते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक चलने में 6 मिनट लगते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक चलने में 6 मिनट लगते हैं। यानी कहने का मतलब कोई जनरल आदमी, कोई एक साधारण आदमी अगर चलना चाहे तो उसको यहाँ से चलकर फिर यहाँ पहुँच जाएगा, तभी तो एक चक्कर कंप्लीट होगा। इसी पॉइंट से ए पॉइंट से चलकर, इसको मैंने ए पर नाम रख दिया, इसको बी, इसको सी। ए पॉइंट से चले और पुनः ए पॉइंट पर कोई व्यक्ति आ जाएगा तो हम बोलेंगे उसका एक चक्कर पूरा हो गया। सपोज करो ए से बी पॉइंट पर चलने के लिए किसी व्यक्ति को 6 मिनट लगते हैं, बी से सी पॉइंट पर चलने के लिए किसी व्यक्ति को 6 मिनट लगते हैं, और सी से ए पॉइंट पर पुनः पहुंचने के लिए 6 मिनट लगते हैं। यानी कि इस टोटल पार्ट को मैंने मिनटों में डिवाइड कर दिया। ये चीज़ सबको समझ में आएगी। अब ये मान लो कि दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ए से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर ये ए से चलना शुरू करते हैं तो क्या होना चाहिए, बहुत ध्यान से आप समझिएगा।
चीज़ों को। अब मैं यहाँ पर थोड़ा कंट्रोवर्सी बातें करूँगा, थोड़ी उल्टी बातें करूँगा और आपको बहुत ध्यान से समझनी है। ये ए से चलना शुरू करेगा, ये पूरा यहाँ पहुँच जाएगा, कौन? रवि। रवि ए से चलना शुरू करेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। या ऐसा समझिए, रवि ए से चलना शुरू करा, सी पर पहुँच गया, कितने मिनट लगे? 12 मिनट। ठीक है, रवि यहाँ पहुँच गया सी पर, इसको कितना मिनट लग गया? 12 मिनट। अब ये 12 मिनट में कहाँ होगा? कौन 12 मिनट में कहाँ होगा? बहुत चीज़ फिर से समझिए, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। सपोज करिए रवि यहाँ से चला, ए से चला, पुनः ए पर पहुँच गया, कितना मिनट लगा? 12 मिनट। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 12 मिनट। रवि की पोजीशन कहाँ है? ए पर है। ए से चला और ए पर पहुँच गया, कितना मिनट लगा? 12 मिनट, क्योंकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। अब ये इसको कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। 18 मिनट का क्या मतलब हुआ? यानी कि ये 12 मिनट, अगर रवि 12 मिनट में ए पर पहुंच जा रहा है तो ये कौन, क्या नाम इसका? सोनिया। सोनिया 12 मिनट में कहाँ होगी? आंसर है ये 12 मिनट में यहाँ पर होगी, सी पर होगी। ये सोनिया 12 मिनट में कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी। ये सोनिया हो गई। यहाँ पर कौन पहुँच गया? रवि पहुँच गया। 12 मिनट में अगर रवि यहाँ पहुँच जा रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, रवि 12 मिनट में यहाँ पहुँच जा रहा है तो सोनिया 12 मिनट में कहाँ होगी? इस वाले पोजीशन पर होगी। इससे पीछे होगी ना। 18 के 3 फ्रैक्शन आप करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी कहने का मतलब ये 6 मिनट पीछे चल रही है, तो ये यहाँ पर होगी कि नहीं होगी? ये 6 मिनट क्या हो रही है? पीछे चल रही है, तो ये यहाँ पर होगी सोनिया। रवि यहाँ पर पहुँच गया। रवि अगला चक्कर लगाएगा, फिर ये यहीं आ जाएगा। अगले 12 मिनट में फिर रवि कहाँ पहुँच गया? ए पर पहुँच गया। अब सोनिया 12 मिनट चल के कहाँ पहुँची? तो आंसर है ये 2 फ्रैक्शन कंप्लीट करेगी। 12 मिनट में ये 3 फ्रैक्शन कंप्लीट कर रहा है, ये 12 मिनट में 2 फ्रैक्शन कंप्लीट करेगी। यानी ये यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच जाएगी। यानी कि सोनिया कहाँ पहुँच गई? बी पर पहुँच गई। रवि कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। रवि फिर से चलना शुरू करेगा, रवि फिर से चलेगा। ये देखिए, यहाँ से पहुँचा, यहाँ से चला, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर इसको कितने लगे? 12 मिनट। अब उसी 12 मिनट में आप सपोज करिए सोनिया कहाँ पहुँची? सोनिया यहाँ है, तो 6 मिनट और 6 मिनट, ये 12 मिनट में ये भी कहाँ पहुँच गई? ए पर पहुँच गई। यानी कि इस प्रकार तीनों की पोजीशन एक हो गई कि नहीं हो गई? कितने मिनट टोटल लगे? 12 मिनट प्लस 12 मिनट प्लस 12 मिनट, यानी कि 36 मिनट। ठीक है, ये आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए इस वाले क्वेश्चन को, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैंने इसको 6-6 मिनट के 3 पोर्शन में बांट लिया। ये ए से बी पहुँचेगा 6 मिनट लगेगा, बी से सी पहुँचेगा 6 मिनट लगेगा, सी से ए पहुँचेगा 6 मिनट लगेगा। बहुत ध्यान समझिएगा। रवि 12 मिनट में चल रहा है, यानी कि रवि 12 मिनट में ये पूरी दूरी ट्रेवल कर रहा है, और सोनिया 18 मिनट में ट्रेवल कर रही। तो कौन तेज चल रहा है? ज़्यादा तेज कौन चल रहा है? रवि चल रहा है। किससे चल रहा है? सोनिया से। अगर रवि को ए से फिर से ए पर आने के लिए 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो सोनिया 6 मिनट पीछे चल रही है। ये चीज़ सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर रवि, तो कौन पीछे चल रहा है? सोनिया। कितने मिनट? 6 मिनट पीछे चल रही है। ठीक है ना। अब रवि अगर 12 मिनट में ए से चलकर पुनः ए पर पहुंच जा रहा है, तो सोनिया कहाँ पहुंचेगी? इससे 6 मिनट पीछे, तो ए से 6 मिनट पीछे इस वाले पॉइंट पर, जिसको हमने नाम क्या दे रखा है? सी पॉइंट नाम रखा है। तो सोनिया पहले चक्कर में जब रवि 12 मिनट पूरा चल गया, उस समय सोनिया 12 मिनट चलकर कहाँ पहुँच गई? सी वाले फ्रैक्शन पर पहुँच गई। अगली स्थिति देखिएगा, फिर से क्या हुआ? फिर से अब रवि फिर से चलेगा, ये 12 मिनट फिर से चलेगा, तो फिर से ए पर पहुँच जाएगा। अगले 12 मिनट में फिर से ए पर पहुँच गया, और उस 12 मिनट में सोनिया कहाँ पहुँची? इससे 6 मिनट पीछे, यानी कि 2 फ्रैक्शन कंप्लीट करेगी। इधर से इधर पहुंचने के लिए 2 फ्रैक्शन, तो फिर से अगले 12 मिनट में इधर से 1 फ्रैक्शन हो गया, दूसरा फ्रैक्शन। सोनिया कहाँ पहुंच गई? बी पर पहुंच गई। फिर अगले 12 मिनट में क्या होगा? रवि फिर से यहाँ चलेगा और फिर से ए पर पहुंचेगा। 12 मिनट में, अगले 12 मिनट में रवि फिर से ए से चलेगा और फिर से ए पर पहुंचेगा। सोनिया कहाँ है? सोनिया बी पर है। ये 12 मिनट में कहाँ पहुंचेगी? 1 फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शन, ए पर पहुंच जाएगी। दोनों 12-12-12 3 बार 12-12 मिनट चले, तो एक ही स्थान, यानी ए पर आ गए कि नहीं आ गए? टोटल कितने मिनट हो गए? 12 24 और 12 36 मिनट। तो आप इसको इन शार्ट ऐसे भी समझ सकते हैं। फिलहाल अब आप क्या करेंगे? आपका तरीका क्या होगा? आंसर है हमारा तरीका होगा, हम ऐसे क्वेश्चंस में बिना देर करे हुए तुरंत हम दोनों ही समय का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए।